कितनी पुरानी है आपकी और प्रफुल्ल पटेल की दुश्मनी? मैंने कोई दुश्मनी नहीं किया और मैं करता भी नहीं किसी से। इल्जाम धरा गया आपने स्पीकर का पद छोड़ा, उद्धव ठाकरे सरकार का मैं बहुमत अजित चला पवार गया। को और उद्धव ठाकरे जी से मिलकर मैंने रिजाइन किया। जब आपको पता था दिल्ली से खेल हो सकता है तब स्पीकर जैसा महत्वपूर्ण पद क्यों छोड़ा? नितिन राउत की जगह ऊर्जा मंत्री बनना चाहते थे? मुझे नहीं बनना। दिल्ली से आपको मिनिस्ट्री का प्रॉमिस हुआ था? मैं कभी ये प्रॉमिस के चक्कर में रहता नहीं, जो है वही मुंह पे बोलूंगा। आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, किसी ने आपको रोका नहीं, आपने दिल्ली तक अपनी शिकायत नहीं पहुंचाई? देखो, दिल्ली तक शिकायत पहुंचाने का समय किसके पास था? मुंबई में ये बहुत पूछा जाता है पटोले साहब कि ऐसा क्या हुआ जो नागपुर से सीधे टेक ऑफ करके दिल्ली लैंड कर गए। थोराट साहब के खेमे के लोग भी बहुत पूछते हैं। जिस नागपुर शहर में हम बैठे हैं, इस नागपुर शहर की चर्चा दिल्ली में हमेशा होती थी। सब जानते हैं पृथ्वीराज चौहान को समय मिले न मिले राहुल गांधी के साथ नाना पटोले की डायरेक्ट एक्सेस है आला कमान तक। देखो, आला कमान इसको एक्सेस देते नहीं देते वो मुझे पता नहीं है। नाना पटोले जी, एक तरफ तो आपकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स दिखती है और दिल्ली की कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले कहते हैं कि इसीलिए राहुल गांधी आपको बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज यू डोंट मिन्स वर्ड्स जब आप नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं। पर महाराष्ट्र कांग्रेस में एक तबका है जो आपको ट्रोजन हॉर्स कहता है, बीजेपी का प्लांट कहता है। क्या रिएक्ट करेंगे? ये आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र में चलते रहता है। अभी नाना पटोले की रिट चल रही है कांग्रेस में, तो मैं पार्टी अध्यक्ष हूँ तो हमारे वडेट्टीवार जी वही बदलेंगे। और गिव अप भी नहीं करते हैं कि शरद पवार के रौले में आ जाएं, छोड़ दें सीटें, भिड़े रहते हैं। बिल्कुल बात सही है। आपको लगता है कभी कांग्रेस अपने दम पे वापस से पुराने ग्लोरी डेज की तरह महाराष्ट्र में पार में आ पाएगी? इस बार हमें मौका अच्छा था। ठीक है, क्या अच्छा मौका था? थोड़ा सा तो विस्तार में बता दें, कितनी सीटों का दावा था आपका ओरिजिनली? अब जो खत्म हो गया उसके मैं पीछे। सबको तो नंबर पता है, नहीं, खूब चर्चा होती है, हम बाकायदा बताया जाता है, हो गई है, वर्बेटम हायत होटल में मीटिंग हुई, तब नाना पटोले ने ये कह दिया, वो कह दिया, बातें हो गई, जो ये भी कह दिया कि विदर्भ में आपकी हैसियत क्या है जो आप इतनी सीटें मांग रहे हैं। मेरा ये कहना है कि कहा आपने ऐसा कुछ? सांगली में आपके कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़वा दिया, लोकसभा सांसद भी बन गया। मैंने बीजेपी को फायदा नहीं होने देना, ये हमारा पहला दायित्व। चाहे अपने निर्दलीय को जिताना पड़े पार्टी के खिलाफ, महागठबंधन के खिलाफ। ना। किसने आपको 2014 में लोकसभा का टिकट दिया था? नितिन गडकरी या आपके अच्छे दोस्त देवेंद्र फडणवीस? बीजेपी को रास्ता कौन था? मैं ही था, एक ही था पर्याय में। 2016-17 में हुआ क्या था? जैसे जीएसटी कानून इन्हें लाने के बाद 2.5 साल हो गया था सरकार को, मोदी जी के, और उन्हें अपने घर में एक मीटिंग रखी और सभी देश के सांसदों को अलग अलग फेज में बुलाया। तो मोदी जी उनको डांट रहे थे, हम पीछे में बैठे क्या कह रहे थे? कैसे बनाया आपको सांसद किसने? यार, मैंने जीएसटी पे सवाल खड़ा कर दिया। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि ये जीएसटी कानून आपने लाया है जो, तो इसमें हमारी किसानों की भागीदारी क्या है? तो मोदी जी को तो सवाल पसंद नहीं आते, आपको पता है सौरभ जी। तो उनको बहुत तकलीफ हुई, बोला कि आपको पता है किसान को क्या देते हैं? मैंने बोला मैं खुद किसान हूँ। हमारे संसदीय मंत्री थे आप अनंत कुमार जी की बात कर रहे हैं? कुमार जी, उन्होंने कहा कि अब मीटिंग खत्म हो गया, हो गई, वो अपने घर गए, हमने उसी इस्तीफा दे दिया, अपने घर आ गए। वहीं पे इस्तीफा लिख दिया? इधर स्पीकर के पास दे। तो ये मैं नाना पटोले। ये नाना पटोले, ये तो भाई लोगों ने कहा तेज तर्रार, गुस्सैल, भिड़ जाने वाला नेता। नहीं, गुस्सेल नहीं हूँ मैं प्यार करने वाला हूँ। आपने एक कार्यक्रम में कहा विलास राव देशमुख की प्रतिबद्धता से आप लोग सबक सीखिए, और फिर ये भी कहा कि एक मैं ही हूँ जो पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ। आप ऐसे बयान देते हैं, फिर कांग्रेस के भीतर के जो और दावेदार हैं वो दाएं बाएं होने लगते हैं। नहीं, कोई हमारे कांग्रेस में कोई दावेदार का इशू नहीं, हम सब लोग एक हैं। और जब आप लोग सत्ता में आएंगे आपके दावों के मुताबिक तो सीएम कौन होगा? संजय राउत ने 10 नेताओं की लिस्ट मांगी है आपसे, आपने दी नहीं। देखो, ये लड़ाई उस अब सीएम की पोस्ट की नहीं, महाराष्ट्र को बचाने की है। आपके समर्थकों का कहना है जो विधानसभा में वोट मांग रहे हैं कि अब आप विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। देखो, मैं इस बात को कभी नकारा नहीं। मेरा हाईकमांड जो आदेश देगा वही हम पालन करेंगे, और हाईकमान कहेगा तो सीएम भी बन जाएंगे। जो आदेश देंगे उसका पालन करेंगे। आप पालन की बात कहते हैं, उद्धव ठाकरे कैंप की सांसें तेज हो जाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये जमघट है, लल्लन टॉप की पॉलिटिकल इंटरव्यू की सीरीज, जिसमें सत्ता के दावेदारों से और सत्ताधीशों से पूछे जाते हैं सवाल। संदर्भ है महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, और आज का प्रसंग महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका महाराष्ट्र में और नागपुर में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोल रहे थे और मुझे लग रहा था कि
काली बुलेट पर सवार कोई स्टूडेंट लीडर अपने कॉलेज में दाखिल हो रहा है। बड़ी चर्चा है आपकी काली बुलेट की आज भी। देखो, कॉलेज का लाइफ सौरभ जी आपको भी याद होगा, बचपना कोई भूलता नहीं है। बचपना ही तो हमें जीने का तरीका सिखाता है, और कॉलेज के दिन होते हैं। लेकिन अब जी, मैं पब्लिक का हो गया हूँ, और मैं अब पब्लिक की सोचता हूँ। कॉलेज की जीन और वो सब याद के लिए ठीक है। मनोहर भाई पटेल कॉलेज, जी प्रफुल्ल पटेल के पिताजी। जी। कितनी पुरानी है आपकी और प्रफुल्ल पटेल की दुश्मनी? मैंने कोई दुश्मनी नहीं किया, और मैं करता भी नहीं किसी से। लेकिन जिस तरह से मेरे भंडारा गोंदिया ज़िले के डेवलपमेंट में प्रफुल्ल पटेल जो नमक डालते थे, वो मेरे लिए तकलीफदायक था। क्या नमक मैंने डालते थे? कई बार उनको समझाया कि इस डिस्ट्रिक्ट ने आपको बड़ा बनाया, ये डिस्ट्रिक्ट को अपने को देना लगता है, झूठे वादे नहीं चलेंगे। जब चुनाव आ गया तो भेल ला लिया, चुनाव आया तो वीडियोकॉन ला लिया, अब वीडियोकॉन का नाम बता के अभी कुछ नया कंपनी का नाम लगा दिया। तो ये इस तरह की जनता को गुमराह करने की व्यवस्था आप ना करें। आप दिल्ली का राजनीति करें, महाराष्ट्र में हमें करने दीजिए। हम तुम्हें अपने फॉर्म भर के जाइए और आपको चुन के हम भेजेंगे। पर प्रफुल्ल भाई है, बिजनेस माइंड है उनका, तो पॉलिटिक्स भी वो बिजनेस की तरह करते हैं। और मैंने शुरुआत में कहा कि मैं लोगों के लिए करता हूँ, दोनों में यही फ़र्क है। ऐसी नाराज़गी कि टोकरी के चुनाव निशान पे निर्दलीय लड़ गए। देखो, जब हमारे डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट में जो आदमी अड़ा आएगा और जो उसको इस तरह नहीं छोड़ा जाएगा ना जी, तो लड़ लिए। आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, किसी ने आपको रोका नहीं, आपने दिल्ली तक अपनी शिकायत नहीं पहुंचाई। देखो, दिल्ली तक शिकायत पहुंचाने का समय किसके पास था? मैं पब्लिक का आदमी हूँ, मैं आज भी दिल्ली का माता हूँ। अब आप दिल्ली के भी आदमी हैं, सब जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान को समय मिले न मिले, राहुल गांधी के साथ नाना पटोले की डायरेक्ट एक्सेस है आला कमान तक। देखो, आला कमान किसको एक्सेस देते नहीं देते वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब भी मैं मेरी खुद की बात कभी नहीं करता, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैंने कभी नहीं किया। आप राहुल जी से भी पूछ लेना। मेरी सीधी भूमिका पार्टी के लाइन की होती है, पार्टी कैसे ताकत शक्तिशाली बने उसके लिए मैं काम करता हूँ। तो मैं जो भी बातें करता हूँ पार्टी हित के लिए बात करता हूँ। तो मुझे पता नहीं, मुझे लगता है सभी लोग मिलते होंगे, बात करते होंगे, ऐसे मुझे लगता है। सबकी अलंकार सवाई से दोस्ती नहीं है ना, तो एक्सेस भी नहीं है। नहीं, मुझे पता नहीं है कि वो सिस्टम, मुझे पता नहीं। मैं राहुल जी से मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, मिलता हूँ, तो ऐसा ही सबसे एक्सेस होगा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, मुंबई में ये बहुत पूछा जाता है पटोले साहब कि ऐसा क्या हुआ जो नागपुर से सीधे टेक ऑफ करके दिल्ली लैंड कर गए। थोराट साहब के खेमे के लोग भी बहुत पूछते हैं। नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा कोई पॉलिटिक्स में आपस में ना थोराट जी ना पृथ्वीराज बाबा जी, हम सब लोग एक है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस यूनाइटेड है। इस बार जब जिस नागपुर शहर में हम बैठे हैं जी, इस नागपुर शहर की चर्चा दिल्ली में हमेशा होती थी, लेकिन सब नेता यहाँ यूनाइटेड काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट में भी आपने देखा, गडकरी जी थोड़े से के लिए बचे। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस ग्रुप में नहीं एक साथ है, और कांग्रेस पूरी ताकत से महाराष्ट्र में काम कर रही है। और इसलिए मैं मुखिया करके मैं अभी भी अपने विधानसभा में नहीं पहुंचा, मैं महाराष्ट्र में ही घूम रहा हूँ। अभी मैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट दौरे पे जा रहा हूँ। तो मेरा यही कहना है कि हम सब लोग मिल के, वडेट्टीवार जी हो, थोराट जी हो, पृथ्वीराज बाबा जी हो, जो भी हमारे लीडरशिप महाराष्ट्र में, सब लोग काम में लगे हुए हैं। अगर इतनी ही एकता है तो 7 फरवरी 2023 की उस चिट्ठी का क्या, जिसके बाद थोराट साहब ने एलओपी का पद छोड़ दिया? वह है पार्टी में उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कैंपेन चलाया जा रहा है। सीएलपी है, किसने छोड़ा पद? विधानसभा
मैं नेता वह छोड़ा नहीं ना, जो क्रॉस वोटिंग हुआ था एमएलएस का, उसके वजह से थोड़ा जिन्हें वो लेटर लिखा। क्रॉस वोटिंग हुआ और फिर उनके सहयोगियों का कहना है कि नाना पटोले के लोगों ने उनके खिलाफ कैंपेन चलाया। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है, जबरदस्ती मीडिया की खबरें बनती है। सर, मीडिया की खबरें आप ही लोगों से बात करके बनती हैं ऑफ द रिकॉर्ड, अपने मन से तो हम लोग लिख नहीं देंगे। ऐसा लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि कुछ मीडिया ऐसी भी रहती है कि जो दिल्ली, यहाँ की हवा दिल्ली में गलत पहुंचाने का काम भी करती है। जो एमएलसी में जो वोटिंग क्रॉस हुआ था उसकी वजह से, वो सीएलपी थे। सत्यजीत तांबे ने इल्ज़ाम लगाया कि जानबूझ के आप लोगों ने गलत फॉर्म दिया उन्हें। अब वो सत्यजीत तांबे ने क्या किया क्या नहीं किया पूरे देश को पता है। तो अब मुझे सत्यजीत तांबे हमारे लिए इशू नहीं है। क्या है इशू? आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बताइए सर। उनके पिताजी ने टिकट मांगा था, उनको टिकट दिया। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसमें थोराज जी भी है, थोराज जी के वो रिलेटिव है। अगर उनके पिताजी की जगह सत्यजीत तांबे को टिकट मांगते तो सत्यजीत तांबे को टिकट देते थे हम जी। लेकिन उनके पिताजी को टिकट देने के बाद उनके पिताजी सत्यजीत तांबे वो गए, दोनों हम लोग फॉर्म भरे, इनका इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा। तो सत्यजीत तांबे का टिकट मांगते तो सत्यजीत तांबे को हम देते थे, उसमें गलती क्या थी? लेकिन जो हुआ फिर आपने देखा होगा कि हमारा एबी फॉर्म दिया, वो उन्हें यूज़ नहीं किया और सत्यजीत तांबे का इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा, उतनी घटना है, उसके बाकी कुछ नहीं। एक घटना और है जिसकी सर बड़ी चर्चा हो रही है, आपकी और संजय राउत की पक्की वाली दोस्ती। देखो, वो अपने पार्टी के हित के लिए लड़ेंगे कि हमें ये जितनी सीट होना, ये होना। मैं भी स्वाभाविक है कि मैं भी अपने पार्टी की बात करूंगा और मेरा स्वभाव भी नहीं कि मैं मैच फिक्सिंग करूं। मैं अपने पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाना चाहता हूं और वो मेरा कर्तव्य है और मैं कर रहा हूं। और उसका परिणाम भी आपने पार्लियामेंट में देखा। एक सांसद की पार्टी आज 14 सांसद की पार्टी बन गई। तो एकदम स्वाभाविक है कि सभी नेता अपने अपने जब अलायंस में ये सब चीज़ें होती है कि हमारी पार्टी कैसे आगे बढ़े, तो वो तो सबका स्वाभाविक है। वो करना गलत थोड़ी है। लेकिन संजय राउत से हमारा व्यक्तिगत कोई दुमत नहीं, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। नौबत ये आ गई कि उन पार्टियों की तरफ से कह दिया गया कि सीट शेयरिंग की मीटिंग में नाना पटोले न रहें, रमेश चन्नीथला को दिल्ली से आना पड़ा। ये रूमर फैलाई गई। हमारी मीटिंग सब खत्म हो गई थी, लेकिन 10-15 जगह में हमारा इशू था। मैंने लेटर लिखा शरद पवार जी को, उद्धव जी को कि हमारी ये 10 जगह के लिए, यवतमाल, नासिक, मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो जगह जो जगह है उसके बारे में हमने खत लिखा। फिर बाद में हमने बाला साहब थोरात को भेजा शरद पवार जी के पास, उद्धव जी के पास, लेकिन बाला साहब जी से नहीं हुआ तो फिर हमने रमेश जी को भेजा और फिर एक मीटिंग हुई और उसमें हमने सवाल किया। नाना पटोले का इशू ही नहीं था, वो सीट शेयरिंग का इशू था। लेकिन कैसा है कि बीजेपी बहुत बड़ी एक्सपर्ट पार्टी है सौरभ जी, वो हमारे में सर आपको पता होगा, आप तो बीजेपी में रहे हैं। इसलिए तो छोड़ दिया, सांसद की छोड़ दिया 2.5 साल के पहले। तो मेरा ये कहना है कि वो बहुत ही गुमराह करने वाली पार्टी है। ये आपको 2017 में पता चला? तुरंत पता चला, छोड़ दिया ना। मैं पूरा 5 साल नहीं रहा। 2009 में आप एमएलए बन गए थे, तब वो सत्ता में नहीं थे। जब सत्ता में आने के उनके असली दांत और खाने के दांत पता चले, और जैसे ही जीएसटी लाया और जिस तरह से देश की जनता को लूटने की मानसिकता इन्होंने बनाई और मुट्ठी भर लोगों को जीने का अधिकार इस देश में रखा, और हमने तुरंत छोड़ दिया। क्या हुआ था? ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो गई। 2016-17 में हुआ क्या था? जैसे जीएसटी कानून इन्हें लाया, लाने के बाद 2.5 साल हो गया था सरकार को, मोदी जी के, और उन्हें अपने घर में एक मीटिंग रखी और सभी देश के सांसदों को अलग अलग फेज़ में बुलाया। तो हम भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा, ऐसे 3 स्टेट के एमपीज़ को बुलाया था उनके घर पे। तो सभी एमपीज़ ने अपनी अपनी दास्तान रखी वहाँ पर, सीनियर एमपी ने रखी। वो स्वाभाविक है, अपने मतदार संघ में कहीं रेलवे शुरू हो, कुछ हो इस तरह की, तो मोदी जी उनको डांट रहे थे। हम पीछे में बैठे क्या कह रहे थे? कैसे बनाया आपको सांसद किसने? मैं पूछ रहा हूँ अलग और आप अलग यहाँ सवाल कर रहे हो। मैं और प्रहलाद पटेल, जो अब मध्य प्रदेश में मंत्री बने, केंद्र में भी मंत्री थे गए,
तो दोनों की हाइट हमारी समान है, तो हम दोनों की दोस्ती मजबूत है। लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी। हाँ, तो वो भी बेबाक है। तो हम भाई पीछे बैठे थे, मैंने कहा ये तो इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे भाई, ये सब प्यार से समझा भी सकते हैं। तो मैंने हाथ खड़ा किया और मैंने जीएसटी पे सवाल खड़ा कर दिया। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि ये जीएसटी कानून आपने लाया है जो बाबा साहब अम्बेडकर के फाइनेंशियल जो ये धोरण था उसको बदल के अपन ने जीएसटी लाया, तो इसमें हमारी किसानों की भागीदारी क्या है? क्योंकि मुझे जो पढ़ने में ऐसा समझ में आ रहा है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा आएगा और फिर जो मेन उत्पादक है उनको पैसा मिलेगा। तो मेरा किसान भी उत्पादक है, तो किसान को क्यों नहीं? तो मोदी जी को तो सवाल पसंद नहीं आते, आपको पता है सौरभ जी। तो उनको बहुत तकलीफ हुई, बोला कि आपको पता है किसान को क्या देते हैं? मैंने बोला मैं खुद किसान हूँ, तो बताइए क्या मिलता है? मैंने कहा कि फर्टिलाइज़र में थोड़ी सब्सिडी मिलती है, बाकी तो हम फसल निकालते उसका रेट तो आप ही एमएसपी डिसाइड करते हो। हमने 1 रुपया खर्चा किया, 25 पैसा भी मिलता है कि नहीं मिलता है ये कभी किसानों को पूछा नहीं जाता। तो वो खौल गए, तो उनको तो अच्छा नहीं लगा वो। तो फिर मेरे को बोला कि बैठो। नहीं, मैं बोला बैठेंगे कैसे, पहली बार तो 2.5 साल के बाद पूछने को बताया। मैं बोला आप ओबीसी का मंत्रालय बनाना चाहते थे। बोला बैठो, हम तो मंत्रालय बंद करना चाहते हैं, तुम मंत्रालय खोलने की बात कर रहे हैं। किसी ने बीच बचाव नहीं किया आप लोगों को? कौन करेगा उनके सामने? आपको बैठाने की कोशिश किसी ने नहीं की? कौन करेगा? मेरे को भी तो फिर वही हुआ। फिर वो हमारे संसदीय मंत्री थे कर्नाटक से, प्रहलाद जोशी। नहीं, वो एक्सपायर्ड हो गए वो। आप अनंत कुमार जी की बात कर रहे हैं? कुमार जी, उनने कहा कि अब मीटिंग खत्म हो गया, हो गई। वो अपने घर गए, हमने उसी इस्तीफा दे दिया, अपने घर आ गए। वहीं पे इस्तीफा लिख दिया? इधर स्पीकर के पास देखिए। तो आप वहां से मीटिंग से सीधे सुमित्रा महाजन जी के पास गए? तो ये मैं नाना पटोले हूँ। ये नाना पटोले, ये तो भाई लोगों ने कहा तेज तर्रार, गुस्सैल, भिड़ जाने वाला नेता। नहीं, गुस्सेल नहीं हूँ मैं प्यार करने वाला हूँ। प्यार करने वाले हैं। उद्धव ठाकरे से भी बहुत प्यार करते हैं आप, जैसे बाला साहब थोराट से करते हैं। आपका एक रैली का स्टेटमेंट है, वो मैं पढ़े देता हूं, क्योंकि आपने इल्ज़ाम लगाया कि उद्धव ठाकरे आपका फ़ोन टैप करवा रहे हैं। मैंने कब नहीं, मैंने फ़ोन नहीं उठा रहे ये बोला था। 9 जुलाई 2021 लोनावाला का आपका स्टेटमेंट है, मेरे मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है, हर जानकारी सीएम डिप्टी सीएम तक पहुंचाई जाती है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट भी मैं लोनावाला में हूँ। ये गलत स्टेटमेंट आप सुन रहे हैं। जो वो सरकार थी फडणवीस की, तब हमारा मोबाइल टेप किया जाता था और वो बात सिद्ध हो गई, इसलिए उद्धव जी ने उसमें इंक्वायरी लगाई। और उद्धव जी ने इंक्वायरी लगाकर जो रश्मि शुक्ला, जिसको 2 साल एक्सटेंशन दिया रिटायर होने के बाद, वो डीजी है अभी। और कहाँ रहने दिया डीजी? आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत करके हटवा दिया ना। क्या करेंगे, वो जो पार्टी बनने वाले अधिकारी को थोड़ी रहने देंगे हम लोग। हमको पारदर्शक चुनाव चाहिए। तो उसमें बीजेपी क्या करती है उसके बारे में ज़्यादा सवाल पूछिए। हमारे में, उद्धव जी में और शरद पवार जी में कोई बैर नहीं है, हम लोग एक साथ है और हमारा तीनों का एक ही एजेंडा है कि बीजेपी को महाराष्ट्र से सत्ता से बाहर निकालना। और जब आप लोग सत्ता में आएंगे, आपके दावों के मुताबिक, तो सीएम कौन होगा? संजय राउत ने 10 नेताओं की लिस्ट मांगी है आपसे, आपने दी नहीं। देखो, ये लड़ाई उस अब सीएम की पोस्ट की नहीं, महाराष्ट्र को बचाने की है। और हमने तीनों ने, उद्धव जी और शरद पवार जी और हमने तीनों ने डिसाइड कर लिया कि पहले महाराष्ट्र बचाओ, क्योंकि गुजरात को देने का काम जो महाराष्ट्र चल रहा है, 10 लाख करोड़ के तो हमारे सब बिजनेस, हमारा इंडस्ट्री सब गुजरात भेज दी इन लोगों ने। 7 लाख युवाओं को नौकरी मिलती है उसमें। तो हमारी लड़ाई तीनों की एक है। कोई नीचे के कोई कुछ बोले, हमारी पार्टी में भी मुख्यमंत्री किसी को भी बोल देते हैं, शरद पवार जी की भी पार्टी में बोलते हैं। तो लेकिन हम तीनों ने डिसाइड किया, हमारा तीनों का एक ही टारगेट है, बीजेपी को महाराष्ट्र से हटाना। और उसके बाद आपके समर्थकों का कहना है, जो विधानसभा में वोट मांग रहे हैं, कि अब आप विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। देखो, मैं इस बात को कभी नकारा नहीं। मैंने खुद ही बताया कि हमारे पार्टी में भी लोग सीएम के दावेदार बोलने वाले कार्यकर्ता है, नहीं है मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके भी पार्टी में है, शरद पवार जी की पार्टी में, ये तो चलेगा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हम तीनों ने डिसाइड किया कि महाराष्ट्र बचाना है। और महाराष्ट्र द्रोही जो सरकार महाराष्ट्र में है, शिवद्रोही सरकार जो है, हमारे दैवत का अपमान किया है, उसमें कमीशन खाया है इन लोगों ने,
इन लोगों को हम सत्ता में नहीं रहने देंगे, इनको सत्ता से बाहर निकालना, ये तीनों का हमारा टारगेट है और हम लोग तीनों वही लेवल पे काम कर रहे हैं। नाना पटोले जी, एक तरफ तो आपकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स दिखती है और दिल्ली की कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर नज़र रखने वाले कहते हैं कि इसीलिए राहुल गांधी आपको बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज यू डोंट मिन्स वर्ड्स जब आप नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं। पर महाराष्ट्र कांग्रेस में एक तबका है जो आपको ट्रोजन हॉर्स कहता है, बीजेपी का प्लांट कहता है। क्या रिएक्ट करेंगे? देखो, अब नरेंद्र मोदी चाइना का वहाँ पे पैदा बैठा है ऐसा मैं आरोप लगाऊंगा तो उसमें कोई अस्तित्व हो सकती है, या अमेरिका का है ऐसा बोल सकता हूँ? ये आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र में चलते रहता है। इसको कोई अपने मन में पाप नहीं हो तो डरने का किस बात का है? वेस्टर्न महाराष्ट्र के नेताओं को विदर्भ के नेता का उभार रास नहीं आ रहा है क्या? नहीं, ये हमारे में कोई लड़ाई नहीं है, आप लड़ाई लड़ा रहे हो। अरे सर, मेरा काम सवाल पूछना है। जो नहीं, प्रदेश भर में सुने, नेताओं से सुने, प्रेस कॉन्फ्रेंस के परे सुने, फुसफुसाहट में सुने, वो सब पूछना है ताकि आपका पक्ष पता तो चले। हमारे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ विदर्भ अलग और पश्चिम महाराष्ट्र अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। हम महाराष्ट्र में अब यूनाइटेड कांग्रेस है और हम सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, ये मैं बता रहा हूँ, और उसके रिजल्ट आए हैं। पर टिकट तो विदर्भ में ही ज्यादा बटे, यानी कांग्रेस की यहाँ पे दावेदारी ज्यादा है। देखो यहाँ और नाना पटोले की सबसे ज्यादा चली। थोड़ी देर पहले इसी कुर्सी पे विजय वडेट्टीवार बैठे हुए थे, बाकी नेताओं से भी बात की, सब मानते हैं अभी नाना पटोले की रिट चल रही है कांग्रेस में। तो मैं पार्टी अध्यक्ष हूँ तो हमारे वडेट्टीवार जी वही बताएंगे कि हमारे लीडरशिप में नाना पटोले ही है, तो उसमें गलत क्या बोल दिया? बात तो सही बोला है। और गिव अप भी नहीं करते हैं कि शरद पवार के उसमें आ जाएं, रौले में आ जाएं, छोड़ दें सीटें, भिड़े रहते हैं। बिल्कुल बात सही है। मैंने शुरुआत में ही आपके सवाल का जवाब दिया है कि पार्टी हमारी विदर्भ में सबसे शक्तिशाली, तो भी हमारी 10 सीटें हम लोगों की चली गई, नहीं तो 10 सीटें और बढ़ती हमारी यहाँ पे, क्योंकि विदर्भ में कांग्रेस को मानने वाला बड़ा वर्ग है। और जब भी कांग्रेस पे मुसीबत आई तब कांग्रेस के साथ विदर्भ की जनता खड़ी रही है, इतिहास इंदिरा जी से लेकर आज तक। तो हम चाहते थे कि अलायंस में कि हमारे को विदर्भ में और 10 जगह मिले, तो मैं बोलता हूँ कि और अच्छा रिजल्ट देते। तो आखिर महाविकास आघाड़ी में ये सब चीज़ें होती है, अलायंस में चलती रहती है। तो हमसे ज़्यादा तो यूपी में जो बीजेपी और उनके अलायंस में है, उनका आपको पता है, उनका मैनिफेस्टो एक साथ नहीं आया, उनकी गारंटी एक साथ नहीं आई। बीजेपी की गारंटी अलग आई, मैनिफेस्टो अलग आया, एकनाथ शिंदे का गारंटी अलग आया, उनका मैनिफेस्टो अलग आया, अजित पवार का वैसी आया। और सबसे पहली बात तो महाराष्ट्र में आके हिंदू मुसलमान करते ये लोग। तो मेरा सवाल इनको है, मोदी जी को और योगी जी और अमित शाह को है, आप बताइए, दिल्ली में आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा जाती है। नवाब मलिक जो हमारे सरकार में मंत्री थे जी, तब उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि दाऊद के साथ इनका फाइनेंशियल कनेक्शन है। उनके ऊपर मोकोका लगाया गया, ईडी लगाया गया और 1-2 कानून लगाए गए और 17 महीने जेल में रहे। जैसे ही भोपाल में मोदी जी ने आवाज़ किया कि 17,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है नेशनल पार्टी एनसीपी ने, 7 दिन के बाद अजित पवार उनके पार्टी में चले गए, पार्टी में मीन्स अलायंस में चले गए। और इतना भ्रष्टाचारी करने वाले आदमी अजित पवार को उन्हें राज्य का डीसीएम बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, लो चाबी भी लूटो और गुजरात को दे दो, इस तरह की किया। और नवाब मलिक को बाद में बेल मिल गई। नवाब मलिक आज ये मायावती का कैंडिडेट है। तो मैं बीजेपी से सवाल पूछना चाहता हूँ और मोदी जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप वोट जिहाद की बात कर रहे थे, अब किसको किसको वोट करना है ये कोई देश का प्रधानमंत्री डिसाइड नहीं करेगा। आम आदमी को भी एक वोट मारने का अधिकार है और प्रधानमंत्री को भी एक वोट मारने का अधिकार है। तब वोट जिहाद था। अभी नवाब मलिक को, जिसका दाऊद से संबंध है, कल दाऊद भी इनका बीजेपी की पार्टी में खड़ा हो गया पावर के लिए। इनका पावर जिहाद जो है ये देश की जनता को दिख रहा है ना, ये पावर जिहाद कर रहे हैं। बीजेपी अपनी सफाई में ये कह रही है कि हमने साफ तौर पर कहा है कि हम उनके साथ नहीं हैं, उनकी मुखालफत कर रहे हैं। हमने बाकायदा पब्लिक में स्टेटमेंट दिए हैं। उन्होंने कहा नवाब मलिक हमारे कैंडिडेट नहीं है। मेरा सवाल ऐसा है कि मोदी जी का स्पीच सुन लीजिए आप, हम तो सुनते नहीं, कभी कभी सुनते, एक आता है तो मजाक वाला उनका। तो उसमें कहते हैं कि मायावती को चुन के भेज दो, तो मायावती का कैंडिडेट तो वो है नवाब मलिक।
उसमें बोलो ना नवाब मलिक छोड़ के, ऐसा क्यों नहीं बोलते? ये भी सवाल करिए उनको। वहां पे शिंदे सेना ने भी अपना कैंडिडेट दे रखा है। नहीं, कोई भी हो ना, ये तो होना ही है, जब अलायंस में ये होता ही है, मैत्रीपूर्ण लड़त कहीं होगी। लेकिन मेरा सवाल जो है, जी, तुम हिंदू मुसलमान की बात करते हो, जो आतंकवादी जो हमारे देश को बर्बाद करके वहाँ छुपा हुआ है पाकिस्तान में, इसको पकड़ के लाने वाले थे आप प्रधानमंत्री बनने के बाद, अब तो पकड़ के नहीं लाए। लेकिन उससे पैसे की डीलिंग करने वाले आदमी को आपके माहिती में कैंडिडेट आपने कैसे बनाया? क्यों नहीं अलायंस तोड़ा? ये पावर जिहाद है। बीजेपी को कुछ भी जो हो, दाऊद हो, कुछ भी हो चलेगा, लेकिन उनको पावर चाहिए, पावर जिहाद। नरेंद्र मोदी से पहले जब आप बीजेपी में थे, उस बीजेपी के बारे में आपकी क्या राय है 2009 से लेके 2013-14 तक? जिस तरह से वादे किए जा रहे थे, लुभाने वादे थे वो, उस लुभाने वादों में देश की जनता भी गई। नहीं, मोदी तो 2013 में आए नेशनल लेवल पे। वही बता रहा हूँ आपको, बीजेपी की लुभाने वादे जो थे, इसमें बहुत सारे लोग आए ना, 14 में ही आए ना सब लोग। नहीं, आप 9 में आ गए थे ना में से। मैं तो प्रफुल्ल पटेल की देन थी, जब बीजेपी का सुपड़ा साहब था यहाँ पर 2009 में। आप बैक हिस्ट्री देखिए सर, पूरी हिस्ट्री है। हाँ, एक एक चुनाव का डेटा पूरा है। सुपड़ा साहब था जी। तो हम उस समय गए थे, हम पावर में नहीं गए थे। किसने आपको 2014 में लोकसभा का टिकट दिया था? नितिन गडकरी या आपके अच्छे दोस्त देवेंद्र फडणवीस? बीजेपी को रास्ता कौन था? मैं ही था, एक ही था पर मैं तो दिया क्या था? तो हमने वो कुर्सी पब्लिक के भरोसे गए थे। हमने जब भी पहली बार दिल्ली आए तो कई इंटरव्यू लेने, गोदी मीडिया उस समय पैदा हो गई थी, आए थे इंटरव्यू लेने। तो हमने कहा कि 50% योगी का मोदी जी की देन है, लेकिन 50% मेरे पब्लिक की देन है, ऐसे बोलता था मैं। सब लोग बोलते थे कि नहीं मोदी जी को हम चुन के, मैंने नहीं बोला। और मैंने दिखाया, फिर मैंने रिजाइन के बाद, बाई इलेक्शन के बाद मैंने कैंडिडेट जिता के लाया। एनसीपी का? शरद पवार जी का, प्रफुल्ल पटेल का नहीं। मैंने एनसीपी कहा, प्रफुल्ल पटेल कहाँ कहा? हाँ, पर एनसीपी पे तो पहला शरद पवार का ही है ना आप लोगों के प्रफुल्ल हिसाब से। पटेल तो भाग गए, वो गए तो पीपा बजाने के लिए। वो पीपा के अध्यक्ष थे ना, वो भी डुप्लीकेट थे, कोर्ट ने निकाल दिया उनको बाद में। फिर ऐसी दिक्कत होती थी जैसे 2017 में आप बीजेपी से अलग हुए, फिर जनवरी 2018 में वापस कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस एनसीपी का अलायंस था, आपका प्रफुल्ल पटेल से झगड़ा था, लेकिन फिर से आप अलायंस में साथ थे। देखो, मेरे हाईकमांड को मैं क्या चीज़ हूँ वो उसमें पता चला। मैं ऑलरेडी बेसिक कांग्रेसी हूँ, मेरा कल्चर कांग्रेसी है, और इसलिए मैं क्या हूँ मेरे हाईकमांड को पता चला। और मेरे पे जो विश्वास उन्होंने दिया, वो विश्वास को मैं खरा उतरा। मैंने रिजल्ट दिया, हर इलेक्शन में जीत के दिखाया। स्पीकर का पद आपने छोड़ा, हाईकमांड के आदेश से छोड़ा। शरद पवार को इन्फॉर्म किया था आप लोगों ने? हाईकमांड ने मुझे कहा मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी जो कहेंगी वो मैं करूँगा। पर गठबंधन के सहयोगियों को सूचित नहीं किया गया? तो जो भी हमारे जो जनरल सेक्रेटरी थे, उनने उनसे बात की थी। इल्जाम धरा गया आपने स्पीकर का पद छोड़ा, उद्धव ठाकरे सरकार मैं का बहुमत अजित चला पवार गया। को और उद्धव ठाकरे जी से मिलकर मैंने रिजाइन किया। मेरे साथ अभी तो नहीं, हमारी पार्टी में अशोक चौहान और थोराज जी मेरे साथ थे, हम तीनों जाके मिले थे दोनों को। दे वर सरप्राइज्ड। और उसके बाद आपका स्पीकर नहीं बना, कोश्यारी जी राज्यपाल थे, स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ। वो तो आपको पता है दिल्ली से क्या कैसे खेल चलता है, कोश्यारी ने क्या किया। जब आपको पता था दिल्ली से खेल हो सकता है, तब स्पीकर जैसा महत्वपूर्ण पद क्यों छोड़ा? नितिन राउत की जगह ऊर्जा मंत्री बनना चाहते थे? नहीं, मुझे नहीं बनना था। मुझे मंत्री का, मुझे आज भी उस बारे में, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और सरकार में मैं जो कैबिनेट है मंत्री। पार्टी ने जो आदेश देंगे, पार्टी के आदेश का मैं पालन करूंगा, एकदम क्लियर है। दिल्ली से आपको मिनिस्ट्री का प्रॉमिस हुआ था? मुझे कोई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस कभी ये प्रॉमिस के चक्कर में रहता नहीं। जो है वही मुंह पे बोलूँगा, नहीं तो नहीं। मैंने, तुम राहुल जी से पूछ लो कि मैं जब पहली बार मैं रिजाइन के बाद उनने मेरे को बुलाया, मैं नहीं गया उनके पास। किसके जरिए बुलाया था? राजू सातो के जरिए। जी। राजू सातो मेरा अच्छा दोस्त था, हम लोग साथ ही काम कर रहे थे कई साल। तो उन्हें कहा कि राहुल जी ने बुलाया, तो मैं गया। तो राहुल जी ने बोला आपने इतनी हिम्मत क्यों किया? मैंने कहा सर मैं किसान आदमी हूँ, ये जीएसटी कानून जो है ये देश को तबाह करेगा।
और किसान इसमें बर्बाद होगा। पर जीएसटी कानून तो कांग्रेस भी लाना चाहती थी, मनमोहन सिंह सरकार भी प्रयास कर रही थी, ये नरेंद्र मोदी GST सरकार भी लेके मैं यही तो गलतफहमी हो रही है ना। जी। मनमोहन सिंह का जीएसटी और इनका जीएसटी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बताइए सर क्या फर्क? इसमें जिस तरह से हर चीज पे लोगों से पैसा लूटने का काम जो शुरू हो गया है, वो जीएसटी नहीं था। ये एक देश एक टैक्स प्रणाली पूरे देश में लाने की जो भूमिका डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने रखी थी, वो बेस था। वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो फाइनेंशियल जो ये असेसमेंट था, जो उनका प्लानिंग था, जो अभी तक देश में चल रहा था, वो बड़ों से टैक्स लेके आखिरी इंसान तक देने का, जो इसलिए तो गांव में लाइट पहुंची। किसानों को लेकर तो जो जीएसटी का ड्राफ्ट उनका था, किसानों को लेकर वही इनका रहा। ना 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 ना, ऐसा क्या था मनमोहन सिंह वाले ड्राफ्ट में किसानों को लेकर? मैं वही तो क्लियर करता हूँ। जब मैं जीएसटी रखा तब अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे जी। उनके बाद मैं उनको जाके मिला, बिल रखने के बाद, कानून रखने के बाद। मैंने सर इसमें मुझे थोड़ा बहुत जो समझा है ये तो बहुत नुकसानदायक होगा। तो अरुण जेटली जी ने ये कहा मुझे कि ना मुझे भी पता नहीं, मुझे जो ड्रॉप बना के दिया मैंने उतना ही बोला। इतना होशियार आदमी ने भी ये बात बोली। ये ड्राफ्ट किसने बना के दिया बकौर अरुण जेटली? अदानी ने बना दिया। बीजेपी कहेगी कि अब अरुण जेटली है नहीं आपके इल्ज़ाम का जवाब देने के लिए, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, जो है वो है। डॉक्टर मनमोहन सिंह है, वो उनके से बात करिए। जीएसटी उनका क्या था? उनका जीएसटी लोगों को लूटने वाला नहीं था, वन टैक्स प्रणाली देश में लाने का था। आज तो व्यापारी भी परेशान है, ईडी के नाम से सबको डराया जा रहा है। अब मुझे बताइए, आप सौरभ जी, आप बहुत बुद्धिजीवी आदमी हो, मुझे बताइए जब ये कानून आया जीएसटी वाला, जो ये संविधानिक बदल किया गया, संविधानिक बदल है, ये कानून नहीं है, संविधानिक बदल है जी। ये संविधानिक बदल करते समय में फाइनेंशियल जो भी चेंजेस करना है तो पार्लियामेंट में ही आना पड़ता है, ये हमारा संविधान कहता है जी। लेकिन उसमें इन लोगों ने प्रावधान किया है कि देश के फाइनेंस मिनिस्टर के अध्यक्षता के नीचे में एक कमेटी बनेगी, हर राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर उसमें रहेंगे और समय समय के साथ जो कोई सुधार आएगा वो केंद्रीय कैबिनेट उसमें दुरुस्ती करेंगी। अभी फाइनेंशियल इसमें तुमको पार्लियामेंट में आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बजट पारित करने को जाना है। हर महीने में नया कानून जीएसटी काउंसिल लाती है। व्यापारी परेशान है, सीए परेशान है। हमारा संविधान ये नहीं कहता कि थोड़ा भी पैसे का कुछ कम ज्यादा करना है तो तुम्हें पार्लियामेंट में आना ही पड़ेगा, विधानसभा जाना ही पड़ेगा। लेकिन मोदी जी ने तो उसको पूरा संविधानिक व्यवस्था को ही खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं जीएसटी महाराष्ट्र चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल है, गरीबी उससे बड़ी है और मुट्ठी भर लोग अमीर बन रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना चली मध्य भारत में और उसको यहाँ पे लाडकी बहना योजना कहा गया। इस योजना के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो, हमने शुरुआत में स्वागत किया उसका, आज भी करते हैं, क्योंकि कर्नाटक, तेलंगाना, ये सब राज्यों में ऑलरेडी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस योजना को वहाँ पे शुरुआत की थी, घोषणा की थी, उसकी शुरुआत भी रखी है, आज भी है। बीजेपी ने उसकी अफवाह लगाई कि कर्नाटक में बंद हो गई है, तेलंगाना में बंद हो गई है। हमारे मुख्यमंत्री आके पूरे सरकार के कागज पत्र दिखा के मीडिया को दिखाया कि भाई हमारे राज्य में चल रही, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि गरीबों में पैसे जा रहा है तो उसको विरोध करने का कांग्रेस को कोई तकलीफ नहीं, कि उसको विरोध ही नहीं करने का कोई कारण नहीं। पर मुट्ठी भर लोगों के पैसे लूट कर आप दे रहे हैं तो उसका विरोध तो कांग्रेस करेंगी। आपके दोस्त देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि अनिल वडपल्लीवार के जरिए आपने जनहित याचिका दायर करवाई ताकि इस योजना को रोका जा सके। अनिल वडपल्लीवार हमारे कांग्रेस का कोई एक सिंपल पदाधिकारी भी नहीं है, सिंपल पदाधिकारी नहीं है, तो उसके लिए के बाद घूम रहे हो। मैं कांग्रेस अध्यक्ष करके मैंने जिस दिन ये लाडली बहना योजना शुरू हुई मैंने उसका स्वागत किया जी। और एक योजना का और स्वागत किया था, गौ माता को राजमाता का इन लोगों ने दर्जा दिया। लेकिन उसमें ये कहा था कि 50 रुपया हर रोज किसानों को हम देंगे गैया के लिए, लेकिन इनने बदमाशी ऐसी की, किसानों को 50 रुपये नहीं दे रहे। इनकी जो संगठन है ना, कौन सा
आरएसएस वाला वो जो गैया का सुरक्षा करने वाला, आपसे बेहतर कौन जानेगा, आप नागपुर में बैठे हैं, हेडक्वार्टर भी यहीं पे है आरएसएस का। वो आपको पता है, इसलिए ज़्यादा पता है, इसलिए आपसे सुनना चाहता था मैं। तो उनके जो गैया पकड़ के दिए जाती है पुलिस वालों के माध्यम से, उनको दे रहे 50 रुपया। तो गौ माता का इस तरह से राजमाता दर्जा दिया है, तो ये उसका में नहीं निकलता है। तो ऐसे झूठ बोलने का काम फडणवीस ना करे तो मैं अच्छा लगता है मुझे। दिक्कत होती होगी ऐसे, क्योंकि पॉलिटिकली आप लोग अपोनेंट हैं, विरोधी हैं, तो इस तरह से बयान देने पड़ते हैं, पर लोगों ने कहा कि दोनों में दोस्ती बड़ी पक्की। बिल्कुल, महाराष्ट्र की राजनीति में एक सबसे अच्छा है कि हम लोग सब लोग एक साथ रहते हैं, वैचारिक लड़ाई हमारी कुछ भी हो तो महाराष्ट्र में ये चलता है। और इसमें गडकरी जी कुछ भी, लड़ाइयाँ विचार से आगे की होती हैं, जैसे नाना पटोले और प्रफुल्ल पटेल की लड़ाई, जैसे नवाब मलिक और अबू आजमी की लड़ाई, जैसे बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और नारायण राणे की लड़ाई। हर लड़ाई सौहार्दपूर्ण नहीं होती है सर। प्रफुल्ल पटेल और हमारा व्यक्तिगत, तुम पूछ लेना मेरे पीछे भी, प्रफुल्ल पटेल आपको उधर गली एरिया में बहुत घूमते दिल्ली में, उनका काम ही उतना है, तो आप पूछ लीजिएगा। चुन के आप लोग भेजते थे दिल्ली। अभी तो हमने भेजना ही बंद कर दिया, लेकिन पिछले दरवाजे से आ रहे हो जी। हम तो रोकना चाहते थे कि दिल्ली ही नहीं जाए। अब नहीं बता रहा हूँ मैं, वो जान दो वो बात को। अरे जाने क्यों दीजिए सर, जनता को हक है जानने का, बता दीजिए क्या बात है। पहली बार जब मैं चुन के पार्लियामेंट गया तो मुझे खुद विजय मल्ल्या मुझे ढूंढते ढूंढते सेंट्रल हॉल में पहुंचे, मुझे वो शेर से मिलना है, कौन है वो, तो मेरे को क्या क्या बोला आप जान दो, वो विजय मल्ल्या मिलेगा तो आपको पूछो, लंदन में जाओगे तो। विजय माल्या एजेंसीज को नहीं मिल पा रहा है, कानून वो के सबको फंदे मिलता से बचे है, हुए हैं। मोदी जी ने छुपा के रखा है। जेटली ने खुद, तो उस समय अरुण जेटली ने कहा था कि हमारी व्यवस्था ने उनको बाहर भेजा है, खुद अरुण जेटली ने स्टेटमेंट किया है, रिकॉर्ड पे वो स्टेटमेंट। तो लंदन में वो मिल सकते हैं आप उनको, सबको पता है लंदन में है जी, खुले से घूमते वो सभी है, वो कौन से ललित मोदी, कौन सा मोदी और गए, वो सब उधर ही बैठे हैं। तो मेरा ये कहना है कि उनने क्या बोला था मुझे पूछ लो, ये प्रफुल्ल पटेल के बारे में क्या बोला था। अब मैं उनके मुंह से सुनो, अब मैं उनने, लेकिन मैं आपको अब कहता हूँ, मैं चुनाव कवर करते करते लंदन तो जाऊंगा नहीं, फोन से ना फोन लगा सकते हैं आप नंबर ले लूंगा सौरभ आपसे। जी, आप दुनिया के कोई भी कोने में पहुंच सकते, मुझे पता है आपकी हाइट कितनी है, नंबर मैं आपसे ले लूंगा विजय माल्या का। तो बहुत बुरा कहा था, मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मैं कितने भी करे हमारे जिले के हैं, पर उनके बारे में बहुत बुरा कहा था। अब पैसों की दुश्मनी ऐसी ही होती है साहब। अब क्या दुश्मनी मुझे पता नहीं, वो भी कारोबारी, ये भी कारोबारी। हाँ, अब आए सही लाइन में आप। अब आप नहीं बोल रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो हमें ही हिंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारी वफादारी लेंस के पीछे के दर्शकों के लिए है जी। अच्छा, एक चीज़ सर बार बार ये कही जा रही है आपके एग्रेसिव स्टांस इन सबको देखते हुए कि अगर महाराष्ट्र में वापस से कांग्रेस को पार्टी नंबर 1 बनना है, हम देख रहे हैं कि 90 के दशक से आज तक किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो नाना पटोले रास्ता दिखा रहे हैं वही होगा, कब तक आप एडजस्ट करते रहेंगे एलाइज के साथ। आपको लगता है कभी कांग्रेस अपने दम पे वापस से पुराने ग्लोरी डेज की तरह महाराष्ट्र में पार में आ पाएगी? इस बार ही हमें मौका अच्छा था, ठीक है, मैं उस पर अब चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन क्या अच्छा मौका था, थोड़ा सा तो विस्तार में बता दें। इस बार अच्छा था हमारे पास महाराष्ट्र में। इस बार लोग कांग्रेस को ही, क्योंकि कांग्रेस ने ही महाराष्ट्र को खड़ा किया है, कांग्रेस विचारों ने ही महाराष्ट्र को खड़ा किया है, और इस बार बहुत अच्छा मौका था। शिवसेना को छोड़ना चाह रहे थे आप? नहीं, हम किसी, हमारे जो अलायंस है, तभी तो ज़्यादा सीटों पर लड़ते। नहीं सुनो ना, हमारे अलायंस जो है उसको साथ लेके चलना। हम क्योंकि बीजेपी तो है नहीं जेपी नड्डा जैसे, हम स्टेटमेंट कर देंगे कि हम स्टेट पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, आरएसएस को उनके पीछे दौड़ रहा है अभी मेरे को पता नहीं है। तो कांग्रेस की भूमिका ये नहीं है, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस की जो लाइन होगी उसी पे मैं काम करूँ। कितनी सीटों का दावा था आपका ओरिजिनली? अब जब खत्म हो गया उसके मैं पीछे, सबको तो नंबर पता है, नहीं, खूब चर्चा होती है, बाकायदा बताया जो जाता बातें है, हो गई है, वर्बेटम हायत होटल में मीटिंग हुई, तब नाना पटोले ने ये कह दिया,
वो कह जो दिया, बातें हो गई, जो ये भी आज कह दिया कि विदर्भ में आपकी हैसियत क्या है जो आप इतनी सीटें मांग रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो कहा आपने ऐसा कुछ? अभी जो चीजें अब नहीं है, जो अभी हाथ में नहीं है, उस पर डिस्कशन करने का मेरा कभी कर लीजिए, आपके नहीं, सपोर्टर्स को आपकी यही अदा तो पसंद आती है। मुझे अभी वो डिस्कशन नहीं करना। मेरे सपोर्टर को मैंने कहा कि जो हुआ है अब सब काम में लगो और महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में चुना के लाओ। मैं कल अकोला में था, कल मैंने कहा कि अकोला का पैटर्न जो है वो बंद करो और महाविकास आघाड़ी का ही पैटर्न अब अकोला डिस्ट्रिक्ट में चलेगा। पैटर्न तो आपका भी है, सांगली में आपके कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़वा दिया, लोकसभा सांसद भी बन गया। अब मैंने बीजेपी को फायदा नहीं होने देना, ये हमारा पहला दायित्व। चाहे अपने निर्दलीय को जिताना पड़े पार्टी के खिलाफ, महागठबंधन के बीजेपी ना खिलाफ। हो, बस हमारा लाइन एकदम क्लियर है। विशाल पाटिल को आप ही का तो आशीर्वाद था। मैंने तो उसके विरोध में जाके कैंपेन करके आया था। जी, इतनी राजनीति सर हमने भी देखी और आपने तो देखी ही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मंच पे क्या कहा जाता है और अंदर खाने क्या फिर कैसे जीत गया एक निर्दलीय कैंडिडेट? वहाँ के लोगों ने जीता है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट किया। और कांग्रेस के कार्यकर्ता तो हम जो कैंडिडेट था अलायंस का, उनके साथ थे। और अब वो जो आपके पार्टी में विरोधी नेता हैं और एनसीपी के नेता हैं, उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने में लगे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आर पाटिल के बेटे को बहुत मुश्किल मिल रही है आपके आर चेले से। पाटिल के इसमें मैंने खुद वहाँ पे बात किया, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को भी मैंने टाइट किया, सबको टाइट किया और मैंने बोला कि इसको धोखा हुआ तो मैं छोड़ूंगा। टाइट करना पड़ा ना, कुछ हो रहा था गड़बड़। शुरुआत में तो होता ही है ना, नए नए में थोड़ा तकलीफ तो रहती है। अभी तो सब लोग काम में लग गए, क्योंकि सबको कह दिया गया है कि जितने ज़्यादा अपने विधायक जीतेंगे उतना ही नाना का दावा मजबूत रहेगा। नहीं, अभी वहाँ तो आर पाटिल का लड़का तो शरद पवार जी के पार्टी से खड़ा है। हम शरद पवार जी के पार्टी हो या उद्धव साहब के पार्टी के लोग हो, सबको जीत के लाने में हमारे कार्यकर्ताओं को काम में लगाया हमने। काम पे आप बीजेपी को भी खूब लगाते रहते हैं अपने एलिगेशंस के जरिए। आपके नेताओं ने, साथियों ने कहा कि बीजेपी ने रोड एक्सीडेंट के जरिए आपको मारने की कोशिश की। देखो, जो घटना हुई थी पार्लियामेंट के समय में, उस समय में हम लोग जा रहे थे, कुछ नहीं, रास्ता था, अगला गाड़ी ट्रक आके मेरे गाड़ी को डैश मारा भीलवाड़ा के पास की बात। भीलवाड़ा के पास। तो मुझे पता ही नहीं था कि ये कैसा घटना हुआ। लेकिन जब उसके फ़ोटो वायरल हुए, वहाँ पे जो फ़ोटो निकाले गए होंगे, वो मैंने नहीं किया, मेरे इससे भी नहीं हुआ, वो पब्लिक नहीं किया। अतुल लोंढे जी ने किया, जो आपके करीबी नेता तो सुनो ना, वो हमारे प्रवक्ता है। लेकिन वो घटनाओं को और फिर बाद में पुलिस से उनने बातें की, तो जो डैश जिस तरह से मारा गया था, वो उनको लगा कि कहीं ना कहीं घातपात करने का कोई इरादा तो नहीं है। ये इंक्वायरी उनको, मुझे पता भी नहीं था, मैं दूसरे दिन कैंपेन में निकल गया था। तब मीडिया ने मुझे पूछा, तब मुझे पता चला क्या ऐसा हुआ। तब मैंने कहा कि हमने पुलिस को बता दिया है, पुलिस की इंक्वायरी में जो आएगा आएगा। मैंने नहीं कहा कि किसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो एक्सीडेंट वैसा था, तो इसलिए प्रवक्ता ने उस बात को यूनिवर्सिटी लिया था। बावनकुले साहब ने कहा कि पटोले महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं समझते हैं, वरना इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगवाते। नहीं, वो तो बीजेपी को बहुत संस्कृति है, उनको पता है हमें बीजेपी की संस्कृति। वो ओबीसी के लोगों को कुत्ता कहती है। कहाँ कहा? बनी में कहा, वो खुद क्योंकि आप रैलियों में अक्सर ये बात दोहरा रहे हैं। हंसराज जहीर उस कार्यक्रम में थे, जो ओबीसी के राष्ट्रीय इनके कोई ये है पद, क्या नाम उनका, आयोग, उस पे अध्यक्ष है। उनके सामने वहाँ पर जो घटना हुई और जो कार्यकर्ता ने फिर उसका विरोध किया, उसी के ऊपर पुलिस में गलत रिपोर्ट डाल के उसको अरेस्ट करवाया। तो ओबीसी को कुत्ता बोलते हैं। फिर फडणवीस बोलता है उस पर कि बोला स्वान बहुत ईमानदार होता है। तो बीजेपी ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ओबीसी के लोग कुत्ता है, बहुत ईमानदार होते हैं। कल उसका स्टेटमेंट है। और ऊपर जाके कहता है, वो उनका एक सेलार नाम के एक नेता है बीजेपी के, आशीष सेलार, हाँ, वो कहते हैं कि स्वान पालने वाले लोग नाना पटोले का विरोध करेंगे। अब मुझे ये पता नहीं चलता कि इंसान को कुत्ता बोलते हैं। ठीक है, मोदी जी ने बोला कि उनका एक स्टेटमेंट है, गाड़ी के नीचे कुत्ता है तो मैं क्या करूं। तो क्या ओबीसी के जाति के लोगों को क्या कुत्ता बोलेंगे? मोदी जी ने ये बोला था रॉयटर्स के इंटरव्यू में, तब आप मोदी जी के ही नाम पे वोट मांग रहे थे। मैंने नहीं मांगा कभी। अभी तो आपने कहा 50% मोदी जी, 50% मेरे क्षेत्र की जनता। मैंने मांगा ही नहीं, मैंने अपने नाम से मांगा था और मैंने दिखाया
बाई इलेक्शन में भी मैंने कैंडिडेट जिता दिया मोदी जी के नाम से। तब दिल्ली से, गली से लेके दिल्ली के सब नेता बाई इलेक्शन में आके गए थे, नहीं हरा सके वहां पे। तो मेरा यही कहना है कि आज ओबीसी समाज को वो कुत्ता बोल रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री ओबीसी है ऐसा अगर बोलते हैं तो फिर वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? मैंने कहा मोदी जी ने माफी मांगना चाहिए, फडणवीस ने माफी मांगना चाहिए, लेकिन माफी मांगने की जगह वो कुत्ता ईमानदार होता है करके बोल रहे हैं। तो मोदी जी की अभी फडणवीस जो बोल रहा है मोदी जी को बोल रहा है क्या? एक इल्जाम और लगता है इस बार आप पर नहीं, आपके भाई पर, कि वो धमकी देते हैं और चावल मिल मालिकों को। मेरा भाई है ही नहीं कोई। विनोद पटोले तो मेरा भाई पॉलिटिक्स में है ही नहीं जी, राजनीति में नहीं है, कारोबार में है। नहीं, कोई कारोबार में नहीं है। वो रिटायर है, अपना रिटायर की जिंदगी जी रहे हैं। गढ़चिरौली जिले में प्रमोद साल्वे ने उनके खिलाफ धमकी देने की एफआईआर करवाई है सर। उनका राइस मिल था जी, तो राइस मिल में कुछ तो भी पैसे का प्रॉब्लम हुआ, उस जगह पे किया गया था, वो तो इशू क्लोज हो गया। 51 लाख रुपए की बात थी, 20 लाख हाँ रुपए वही पैसे के व्यवहार की बात थी। आपके भाई का जिक्र हो रहा है। मुझे आपके परिवार को जानने वालों ने बताया कि आपके पिताजी कतई नहीं चाहते थे कि खाकी और खादी के कोई आसपास रहे। एक बेटा पुलिस वाला बन गया, एक बेटा नेता बन गया। तो दोनों ने तो नाम कमाया और पिताजी को बड़ा गर्व हुआ, क्योंकि दोनों पेशे जो है करप्टेड होते हैं और करप्शन के मामले में पिताजी गांधीवादी थे, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन मेरे भाई ने भी पुलिस की वर्दी पहन के ईमानदारी से नौकरी किया और मैं भी खादी पहनने के बाद भी मैं ईमानदारी से जनसेवा में लगा। पिताजी को उसकी खुशी हुई। हम अगर उस लाइन में जाते तो पिताजी की जो लाइन थी वो सही रहती। तभी तो लड़ रहा हूँ ईमानदार हो करके, इसलिए तो असरदार हूँ। लड़ते तो खूब हैं और ये कह भी देते हैं फिर कि विलास राव देशमुख के बाद एक मैं ही पैन महाराष्ट्र लीडर हूँ कांग्रेस का। मैंने नहीं बोला, लोग बोलते हैं कि विलास राव जी पूरे महाराष्ट्र में घूमते थे जी, आज मैं घूम रहा हूँ। आप ही का स्टेटमेंट है सर, मैं अपने मन से कोट नहीं कर रहा हूँ। आपने एक कार्यक्रम में कहा कि विलास राव देशमुख की प्रतिबद्धता से आप लोग सबक सीखिए और फिर ये भी कहा कि एक मैं ही हूँ जो पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ। आप ऐसे बयान देते हैं, फिर कांग्रेस के भीतर के जो और दावेदार हैं वो दाएं बाएं होने लगते हैं। नहीं, कोई हमारे कांग्रेस में कोई दावेदार का इशू नहीं, हम सब लोग एक हैं। दावेदार तो हैं सर और बहुत सारे हैं। किसको दावेदार आपने बनाया होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा बनाते तो आपके साथी हैं। देखिए मैं पूरी लिस्ट लेके आया हूँ। पृथ्वीराज चौहान, बाला साहब थोराट, यशोमती ठाकुर, दावेदारों की संख्या एक कमी नहीं हो रही। एक आपके बगल के ही जिले के वडवेत्ती साहब वो भी दावेदार हैं कि साहब ओबीसी पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो मैं तो ओबीसी हूँ। नाना पटोले तो डोमिनेंट कुणबी कास्ट से हैं। विदर्भ के कुणबी तो बहुत सॉलिड लोग होते हैं। फिर किसने बोला नहीं है करके? तो वो सब हैं दावेदार। रहना चाहिए ना, सबने सपना देखना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? आप देखते हैं कांग्रेस के पास कितने चेहरे हैं कि वो राज्य का नेतृत्व कर सकते हैं, यही तो हमारे लिए गर्व की बात है। क्या नाना पटोले मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? मेरा हाईकमांड जो आदेश देगा वही हम पालन करेंगे और हाईकमान कहेगा तो सीएम भी बन जाएंगे। जो आदेश देंगे उसका पालन करेंगे। आप पालन की बात कहते हैं, उद्धव ठाकरे कैंप की सांसें तेज हो जाती हैं। हाईकमांड जो कहेगा वही कहेंगे जी ठीक है सर, आप हाईकमान की बात मानिए। हम समय की मर्यादा चूंकि आपको जाना है और चुनाव पीक पर है, जमघट में ये बातचीत यहीं पर समाप्त होती है। आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को। इनके तमाम दावों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सवालों का सिलसिला चलता रहेगा। सर आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।